हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा एक्चुअल में जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं वो सभी परेशान थे, जूझ रहे थे एनपीए से। लेकिन अभी एनपीए यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आया है। और अगर हम लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगें तो अभी जो ग्रोस एनपीए है 3.51%, ये लोएस्ट है लास्ट 12 क्वार्टर्स में। तो 9.39% का यहाँ पर हाईएस्ट ग्रोस एनपीए था लास्ट 12 क्वार्टर्स में। और जून 2020 की हम बात कर रहे हैं। और अगर जब हम जून 23 की बात करते हैं तो 3.51% रह गया है। साथ में यहाँ पर नेट एनपीए जो 2.83% था और इंक्रीज होकर 3.09% तक गया, वो अभी लोएस्ट है 0.78%। तो यहाँ जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से इंप्रूव हो चुकी है, सब कुछ अच्छा हो चुका है। और लास्ट 4 क्वार्टर्स का जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है दैट इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर। सो लास्ट 2 क्वार्टर्स का हाईएस्ट एवर है। और अगर हम जून क्वार्टर की बात करने लगे तो लास्ट ईयर के सेम जून क्वार्टर से देयर इज एन इंप्रूवमेंट ऑफ मोर देन 120%, 130% के आसपास का यहाँ पर नेट प्रॉफिट ग्रोथ है। और जो रेवेन्यू है दैट इज हाईएस्ट एवर। और ये सब उस टाइम पर है जिस टाइम पर इंटरेस्ट रेट पीक पर हैं। अब यहाँ पर ये एक सिचुएशन आ सकती है कि इंटरेस्ट रेट थोड़े से वापस से बढ़ेंगे क्या, थोड़े से कम होंगे क्या। मेरा मानना ये है कि इन्फ्लेशन हो सकता है थोड़ा सा बढ़कर आए, लेकिन आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के मूड में मुझे नजर नहीं आते। ये मेरी अपना एक्सपीरियंस है कि जिस टाइम पर इन्फ्लेशन एक बार रुक चुका था, वापस से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सके, तो ऐसे में आरबीआई भी इस बात का ध्यान रखेगा कि जब ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट 4% से बढ़कर 6% तक पहुंच चुके हैं ऑन एन एवरेज, तो यहाँ इन्फ्लेशन को भी मॉनिटर किया जाए। अगर लगातार इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर जाते हुए नजर आए देन ओनली आरबीआई विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, अदरवाइज ये यहीं रुकेगा। और अगर यहीं रुकता है तो अगेन आने वाला जो टाइम है वो फेवरेबल नजर आता है कि इन्फ्लेशन के कूल ऑफ होने से इंटरेस्ट रेट यहाँ पर डाउन आने शुरू होंगे। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ी बड़ी कंपनीज रोक लेती हैं जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं, तो वापस से वो कैपिटल एक्सपेंशन के मूड में आती हैं। और ऑफ कोर्स वो उनके लिए फेवरेबल रहता है, क्योंकि उस टाइम पर जब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे और वो लोन लेंगे बैंकों से, तो उनकी जो कॉस्टिंग है वो कम होती हुई नजर आएगी। तो उस टाइम पर बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आता है बैंकिंग का। नाउ ये लेटेस्ट में हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस की हमने बात की। साथ में हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन इज एट 5.65। और अभी भी स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो द बुक वैल्यू। तो जब बिलो द बुक वैल्यू की जब हम बात करते हैं, तो मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी एसबीआई की, उसमें भी इस बात का जिक्र किया था कि बुक वैल्यू को अक्सर जब देखना चाहिए जब बात सर्वाइवल की हो। लेकिन जब सर्वाइवल का क्वेश्चन खत्म हो जाए और कंपनीज हाईएस्ट एवर प्रॉफिट यहां पर बुक करना शुरू कर दे, उस टाइम पर ग्रोथ की बात देखी जाती है कि यहां से किस तरीके से लगातार ग्रोथ आएगी। तो ग्रोथ के बिल्कुल बड़े सिंपल से पॉइंट्स हैं कि इंटरेस्ट रेट यहां पर पीक पर है, तो जब इंटरेस्ट रेट डाउन जाएंगे तो ग्रोथ इमीडिएटली यहां पर पुश करेगी। सेकंड, इंडिया जीडीपी विल कंटिन्यूअसली कीप ऑन गोइंग अप, तो उसका सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा। एंड थर्ड, यहाँ पर जो एनपीए की प्रॉब्लम थी वो खत्म होती हुई नजर आती है। एंड फोर्थ, टेक्नोलॉजी की हेल्प के चलते प्राइवेट सेक्टर बैंक की सर्विसेज में और पब्लिक सेक्टर बैंक की सर्विसेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता। क्योंकि बड़ा सिंपल सा है, आप बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखो, जो भी काम आप आईसीआईसीआई बैंक से कर सकते हो वही काम आप बैंक ऑफ बड़ौदा से भी कर सकते हो। एचडीएफसी बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन की तो बात ही नहीं करनी। मीन्स ये एक्सपेक्ट करना भी बेकार है कि एचडीएफसी बैंक मोबाइल एप्लीकेशन में कुछ फीचर्स भी लेकर आएंगे। उनको फर्क ही नहीं पड़ता। और शायद फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले कुछ टाइम में बढ़त भी ली है और एचडीएफसी बैंक ने वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। लेकिन एनपीए का इंपॉर्टेंट रोल होता है। शायद समझ आ जाए कि टाइम के चलते जो अपनी रिजिड पॉलिसी होती है एचडीएफसी बैंक की कि हम मोबाइल एप्लीकेशन थर्ड क्लास बनाकर रखेंगे तो बनाकर रखेंगे, शायद समझ आ जाए। क्योंकि नोकिया भी समझने को मना किया था, तो नोकिया भी खत्म हो गया। और यहाँ पर कोडक ने भी समझने को मना किया था, कोनिका ने भी समझने को मना किया था, बहुत सारी कंपनीज ने समझने को मना किया था, तो वो खत्म हो गए थे। खैर, एचडीएफसी बैंक की वो सिचुएशन नजर नहीं आती, उससे पहले उनको समझ आ जाएगा। बट एनीवेज, ये एक बिजनेस समझने वाली बात है जनरल सेंस को लेकर कि कहाँ क्या चीजें अच्छी हैं क्या बेकार हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल एप्लीकेशन 1000 गुना बेटर है एचडीएफसी बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन से। तो सो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन आता है ना, जब मैंने एसबीआई की वीडियो बनाई थी कि लंच के बाद आना, वहां का एम्प्लॉय स्टाफ ऐसा होता है।
आज की डेट में आपको कोई भी बिजनेस करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में नहीं जाना पड़ता। सब कुछ मोबाइल एप्लीकेशन से हो जाता है। एक बार मोबाइल आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करा लो, उसके बाद में वही सारी फैसिलिटीज मिलती हैं सरकारी बैंकों से भी जो आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक से मिलती है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का भी मोबाइल एप्लीकेशन कभी डाउन नहीं होता। खैर एचडीएफसी के से तो कुछ ज्यादा काम कर ही नहीं पाते, लेकिन जितना भी कर पाते हैं ये भी डाउन नहीं होते। सो टेक्नोलॉजी का ये इंपैक्ट है। जो हम डिफरेंशिएशन की बात करते थे ना, बिहेवियर की, एम्प्लॉइज के बिहेवियर की, एग्रेशन की, देखो सेल्स का एग्रेशन एक अलग चीज है, लेकिन मेंटेन करने का जो एक टेक्नोलॉजी ने जो एक अवसर दिया है सारे सरकारी बैंकों को, तो जो बड़ा सा गैप होता था ना वैल्यूएशन में कि एचडीएफसी बैंक विल ऑलवेज ट्रेड, और कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक मींस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विल ऑलवेज ट्रेड 3 टाइम्स हायर वैल्यूएशन पे सरकारी बैंक के कंपैरिजन में। तो ये 3 टाइम्स और 4 टाइम्स का जो वैल्यूएशन गैप था, ये वैल्यूएशन गैप 3-4 टाइम्स का नहीं बचेगा। ये मुश्किल से 30-40% का बच जाएगा, ना कि 200% और 300% का। ये सब बातें कई बार शुरू में अजीब सी लगती हैं, लेकिन यही सारी बातें मैं अब से 2 साल पहले भी बताता था। अगर आप 2 इयर्स पहले की वीडियोस उठाकर देखोगे तो यही सारे डिफरेंस मैं बताता था कि सरकारी बैंक जो अभी बुक वैल्यू से 1/4 और 1/5 पड़े हुए हैं ना, ये वहां रुकेंगे नहीं, ये सारे के सारे ऊपर आएंगे। और वैसे ही मीन्स कोई 3 टाइम्स हुआ है, कोई 4 टाइम्स हुआ है, कोई 5 टाइम्स हुआ है, लेकिन अभी जब बैंक ऑफ बड़ौदा अपने बुक वैल्यू के आसपास तक पहुंच गया है, तो जब हम बात करते थे इन बैंकों की, मैं तब के प्राइसेस की एक बार आपको बताता हूं। तभी 65, 67, 70 के आसपास के प्राइसेस होते थे, उससे ज्यादा प्राइसेस नहीं होते थे। और उससे पहले की भी अगर बात करें दिसंबर 20 की, तो 50 के आसपास के प्राइसेस थे। और वहां से 3 टाइम्स तो सारे ही हुए हैं, ये भी 3 टाइम्स हुए। लेकिन अभी की क्या सिचुएशन है? तो अभी की सिचुएशन ये है कि इसको बुक वैल्यू से कंपेयर करने के बदले हम इसको परफॉर्मेंस के बेस पर कंपेयर करें। और इसी चीज को देखते हुए यहां पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न जाकर देखें तो आपको नजर आएगा कि एफआईआई जिसके पास सिर्फ 3.94% शेयर होल्डिंग थी, उन्होंने बढ़ाकर 12.29% कर ली है। और डीआईआईज के पास जो 11.36 थी, वो बढ़ाकर 15.77 हो गई है। और पब्लिक के पास जो 13% शेयर होल्डिंग थी, जो 14% तक हो गई थी दिसंबर 21 में, वो अभी कम रहकर 7.7% हो गई है। और लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर आप देखोगे तो डीआईआईज की थोड़ी सी यहां पर कम हुई है 1%, लेकिन एफआईआई ने सारा यहां पर ग्रैब कर लिया और पब्लिक के हाथ से शेयर लगातार गया है। सो पब्लिक के पास से 14% से कम होते हुए 7% रह जाना, और अभी लेटेस्ट क्वार्टर में लोएस्ट एवर पब्लिक शेयर होल्डिंग का रहना, ये अपने आप से इन बातों को बताता है कि इंस्टीट्यूशंस को चीजें समझ में आ रही हैं। जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, यही पॉइंट्स वो लोग भी समझ रहे होंगे। और हम इसको वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि वही इसी पॉइंट्स को वो समझ रहे हैं, इसीलिए मैं भी समझ रहा हूं। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता पहले किसने समझा, सभी लोग साथ में समझते हैं। क्योंकि सेम अगर कोई ब्लू कलर, तो सभी को सेम टाइम पर ब्लू कलर नजर आता है। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम नहीं होती, जो जिनकी विजन कलरलेस होती है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। तो स्टॉक मार्केट में भी इसी तरीके से देखने की जरूरत है। हमें बायस्ड होने की जरूरत नहीं है कि अगर 5 इयर्स पहले हम सरकारी बैंकों में उनको बेकार निगाह से देखते थे, तो अभी भी बेकार निगाह से देखा जाए। एक्चुअल डेटा यहाँ पर मैटर करता है। तो ये सारी तो बातें हो गई हमारे परफॉर्मेंस की। अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की भी बात करें तो 17,000 करोड़ रुपीस का एक साल का नेट प्रॉफिट है, और हाईएस्ट एवर यहाँ पर रेवेन्यू आपको नजर आती है सीधी सीधी। तो इसका जो नेट प्रॉफिट है, अगर आप रेवेन्यू के कंपैरिजन में देखोगे तो ये 17% है। 1 लाख करोड़ की अगर यहाँ पर रेवेन्यू है, तो 17,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट होना मीन 17% का नेट प्रॉफिट होना। और एसबीआई का भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो जब एसबीआई का भी ऑलमोस्ट सेम है, 3,75,000 करोड़ पर 69,000 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट होना, तो यहाँ इस बात का जो ये मैं कंपैरिजन दिखा रहा हूं, ये इसलिए दिखा रहा हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा राइट नाउ इज मेंटेनिंग द सेम एफिशिएंसी जो यहां पर एसबीआई दिखा रहा है। और एसबीआई भी सेम एफिशिएंसी दिखा रहा है जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दिखा रहे हैं यहाँ पर। यानी कि जो गैप्स थे वो गैप खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, और सेम ही गैप अभी जिन बैंकों में गैप मेंटेन्ड है ना, ये वहां पर भी खत्म होते हुए नजर आएंगे। तो इसी चीज को समझते हुए आप आगे की मीन्स प्रिडिक्शन कर सकते हो, एस्टिमेशन लगा सकते हो, एक्सपेक्टेशंस बना सकते हो कि क्या होने वाला है। तो यहां पर जब हम वापस से बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, तो बिजनेस का मैंने आपको बताया, व्हाई बिजनेस विल ग्रो, बिकॉज ऑफ द rise in GDP, because of the lowest ever NPA, and यहाँ पर because of the technology जो यहाँ पर impact खत्म हुआ है, और यहाँ पर लो वैल्यूएशन। तो सारी चीजें यहाँ पर अच्छी हैं, लो वैल्यूएशन है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, तो फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, और यहाँ पर बिजनेस भी अच्छा है। अब बात करते हैं टेक्निकल की, क्योंकि मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि
बिजनेस अच्छा हमने ढूंढ लिया, उसके बाद में उसके फाइनेंशियल चेक करके हमने डबल चेक कर लिया कि फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टेक्निकल चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल ही हमें बताता है कि कहां खरीदना चाहिए और कहां बेचना चाहिए। अदरवाइज हम वेग सी सिचुएशन में बस ऐसे ही मंडराते रहेंगे और पता नहीं चलेगा कि कब खरीदना है, और पता चले कि हमने जब खरीदा वहीं से नीचे आना शुरू हो गया और हम ये बात कहने लगे कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, सट्टा है। जबकि स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है कि पहले यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में ले आओ, बिजनेस को एनालाइज करके, फिर उसको और ज्यादा फेवर में ले आओ, फाइनेंशियल्स को सपोर्ट एनालाइज करके, फिर इसको और ज्यादा फेवर में ले आओ, राइट टाइम पर बाय करके। और राइट टाइम पर बाय करने का एक ही तरीका है, यहाँ पर टेक्निकल्स को समझा जाए, चार्ट पैटर्न्स को समझा जाए और उसी के बेस पर उसको बेचा जाए। तो जब हम टेक्निकल्स की यहाँ पर बात करते हैं, टेक्निकल्स में जाते हैं, यहाँ पर एक अच्छा सा कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बना, बड़ा नीट एंड क्लीन सा, और मैं आपको ये शो करता हूं दैट दिस इज द कप, प्रॉपर कप है। और यहाँ पर ये एक हैंडल बना और यहाँ पर ये एक और हैंडल बना और यहाँ पर एक और हैंडल बना। और जब भी इसमें लगातार ये हैंडल्स बने, आप ध्यान से समझोगे, जो लो था हैंडल का वो हायर लो बनता गया। तो फर्स्ट लो ये था, दिस वाज द फर्स्ट हैंडल। सेकंड हैंडल में जो लो बना वो पहले वाले हैंडल से ऊपर बना, लो से ऊपर बना। और थर्ड टाइम जो यहाँ पर लो बना वो सेकंड वाले लो से ऊपर बना। तो इससे क्या होता है कि जो बायर है वो पहले से ही बिना पिछले वाले लो तक गए उससे पहले से ही बाय करना शुरू कर देता है। तो ये स्ट्रेंथ का साइन होता है। और उसके बाद में जब वापस से एक बार ब्रेकआउट दिया तो हमने चेक किया कि ब्रेकआउट कैंडल होनी चाहिए, और ब्रेकआउट कैंडल के बाद हमने ब्रेकआउट कैंडल का हाई यहां पर मेजर करना है और उसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग होनी चाहिए, जिससे पता चले कि ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है। तो ब्रेकआउट कंफर्म भी हो गया। उसके बाद में ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद में रिट्रेसमेंट हुई, फिर ऊपर गया, फिर से यहां पर रिट्रेसमेंट हुई, और अभी सेम ब्रेकआउट लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है जो हमारा ब्रेकआउट का लेवल था। और ब्रेकआउट का लेवल 189 था, सेम लेवल पर यहां पर ये ट्रेड कर रहा है। तो हमारे फेवर में क्या चीज रही कि ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ, उसके बाद में ऊपर भी गया और रिट्रेस भी हो गया ब्रेकआउट लेवल पर, सेम लेवल पर यहां पर ट्रेड भी कर रहा है। अब बात यह आती है कि विवेक भाई ये वापस नीचे आया क्यों? मींस जब ब्रेकआउट हो गया तो ऊपर चले जाना चाहिए था। इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है कि पूरी बैंक निफ्टी ही एक्चुअल में पिछले 1-1.5 महीने से प्रेशर में है। और अगर आप देखोगे सो बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग एट द सेम लेवल जब ये 29 में, यानी कि मई मंथ में जब ये ट्रेड कर रही थी, अभी अगस्त में भी ये सेम लेवल पर ट्रेड कर रही है। तो अपना जून जुलाई अगस्त 3 मंथ्स यहां पर हो चुके हैं और 3 मंथ्स में सेम रेंज में है। यही चीज आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में नजर आती है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का यहां पर सेम प्राइस पर रहने का जो रीजन है, ऐसे यहां पर आप मई मंथ में देख सकते हो दैट इट वाज ट्रेडिंग एट द सेम प्राइस एंड इट इज ट्रेडिंग एट द सेम प्राइस। तो ये कंसोलिडेशन जब पूरे बैंक निफ्टी में आया, उसी चीज को इसने फॉलो किया और उसी चीज को लेकर यहां पर ये ट्रेड कर रहा है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि जो ये हायर हाइज लगातार बना रहे हैं, अगर आप देखोगे सो पहले हम ऑलरेडी यहां पर 3 हायर हाइज देख चुके हैं, हायर लोज देख चुके हैं, सॉरी। 1 लो देखा, फिर हमने हायर लो देखा सेकंड, फिर हमने हायर लो देखा थर्ड, फिर हमने हायर लो देखा फोर्थ। और जो ये फोर्थ हायर लो बना, हम यहां पर लो को यहां पर मार्क करते हैं। उसके बाद में जो फिर से बना, इसने इस लो को नहीं तोड़ा, जो फोर्थ लो था उसको नहीं तोड़ा, और अभी जब वापस से ऊपर गया शायद यहीं पर रुकता हुआ नजर आया और ये इससे ऊपर फिफ्थ हायर लो बने। और यहां से जो इसका टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है, टेक्निकल टारगेट अच्छा खासा है। और ये अच्छा खासा टारगेट मींस ऑलमोस्ट आप देखोगे 22-23% के आसपास का ये टारगेट हमारा निकल कर आएगा, टेक्निकल टारगेट, पोटेंशियल गेन बेसिकली। सो टेक्निकल टारगेट इज 231 इस कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न के बेस पर, और करंट प्राइस से जो हमारा पोटेंशियल गेन निकल कर आता है दैट इज 22%। सो 22% का गेन, और मुझे नहीं लगता कि इस 22% के आने में मैक्सिमम 6 मंथ्स में मानकर चल रहा हूं, एंड दिस इज द मैक्सिमम टाइम बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस कि 6 महीने मैक्सिमम लगेंगे। अब अगर 6 महीने में हमें 22% का पैसा बनता है ना, तो इससे अच्छा पैसा और मार्केट से इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। बड़ा आसान सा तरीका है, क्योंकि ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ, उसके बाद में यहां पर रिट्रेस भी हुआ, रिट्रेस होकर एक रेंज में भी रहा, और मींस टाइम भी पास हो गया, और हमें 22% कमाने का मौका भी है। लेकिन अगेन व्हेन आई एम सेइंग 22% कमाने का मौका है, तो रिकमेंडेशन नहीं है। आप इस बात को हम ये बात कह सकते हैं भाई, जब आप ये सारी चीजें इतनी क्लियरली बता रहे हो कि ऐसे ऐसे टारगेट होता है, तो इसको रिकमेंडेशन क्यों नहीं मान सकते? रिकमेंडेशन इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि पर्पस जो है वो सिर्फ आपको सिखाना है।
ट्रेड जो भी लेना है आपने अपनी मर्जी से लेना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, यहां पर जरूरत से ज्यादा टाइम भी लग सकता है और अनसर्टेन सिचुएशंस में स्टॉक प्राइस नीचे आकर नीचे रुक भी सकता है, अनरियलाइज्ड लॉस बहुत लंबे टाइम तक दिखा भी सकता है। तो ये सब जिम्मेदारियां आप अपने अकाउंट में लेते हुए तभी ट्रेड करेंगे, अपने हिसाब से लेकर चलेंगे। प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है, और क्योंकि अकाउंट आपका है, जिंदगी आपकी है, अकाउंटेबिलिटी आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, डिसीजन मेकिंग आपकी है, एक्शंस आपके हैं, कर्माज आपके हैं, ब्लेसिंग्स आपकी हैं, बहुत कुछ आपकी मैं बता सकता हूं, क्योंकि मुझे ये सब चीजें समझ में आती हैं कि कोई भी नफा या नुकसान मींस प्रॉफिट या लॉस वो किसी एक पर्टिकुलर एक्शन का रिजल्ट नहीं होता। इट्स ए कंबाइंड वे ऑफ हैविंग अ लुक एट इट। मींस यहाँ पर ब्लेसिंग्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। प्रॉफिट किस्मत बनाना आपके हाथ में है, अगेन कि आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे उतना अच्छे से यहाँ पर अपना ट्रेडिंग कर पाओगे। साथ में जितना आप एक्सेप्टेंस लेकर आओगे कि कोई टीचर जिस तरह से सिखा रहा है उस तरह से सीख के वापस से आप बैक टेस्ट करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको कन्विक्शन नहीं आएगी। वापस से डेटा देखो कि जो डेटा विवेक भाई ने दिखाया था कि हाँ उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी रिलीवेंस है, सेम तरह की कंपनीज में आप अलग से उसको बैक टेस्ट करो। बहुत सारी चीजें करनी है तभी कन्विक्शन आएगी। ये सब चीजें करोगे ना सैटरडे संडे टाइम निकाल कर या डेली बेसिस पर रात को आधा घंटा बैठकर या 1 घंटा बैठकर, तो आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी स्टॉक मार्केट में। और यही मेरी विश है। तो मैं अपनी इस विश को पूरी करने के लिए आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा। आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करते रहो, खुद भी सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराना है, और कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।